अमेंडमेंट हुआ है वो कंटीजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड है। कंटीजेंट लायबिलिटी आपने पहले भी बहुत स्टडी किया हुआ है ना। कंटीजेंट लायबिलिटीज इनको आप कहाँ शो करते हो? बैलेंस शीट के नीचे शो करते थे अगर सोल ट्रेडर या फिर पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट है तो आप इनको कहाँ शो करोगे? कंपनी के केस में नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स जो आप नोट बनाते हो बैलेंस शीट के लिए उसमें शो करोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, एक और हमारा वर्ड आया है कमिटमेंट। स्पेलिंग गलत लिख दी, कमिटमेंट। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये सेम वही वाली कमिटमेंट है। अगर बिजनेस ने फ्यूचर डेट में किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, इट मीन्स उसने कमिटमेंट कर रखी है, वो फ्यूचर डेट की है, तो वो हमारी कमिटमेंट के अंडर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर हमें उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस या उससे रिलेटेड जो भी हमें खर्चा सहन करना होगा वो हमारी कमिटमेंट में इन्वॉल्व होगा। हमारी अब तक की तो लायबिलिटी नहीं है वो, लेकिन इन फ्यूचर तो कमिटमेंट है, हमने कमिटमेंट कर रखा है ना, तो वो कमिटमेंट में आ जाता है। कंटीजेंट लायबिलिटी जो अभी अराइज नहीं हुई है लेकिन इन फ्यूचर अराइज हो भी सकती है और ना भी हो। कमिटमेंट में के केस में डेफिनेटली आपको पे करना है। कंटीजेंट लायबिलिटी में आपको लायबिलिटी के रूप में वो पेमेंट करनी पड़ भी सकती है और नहीं भी। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताया था, अगर हमारे पास बिल रिसीवेबल है और अगर हमने वो बैंक से क्या करवा रखे हैं, डिस्काउंट। बिल रिसीवेबल अगर आपके बैंक से डिस्काउंटेड हैं और उनकी मैच्योरिटी डेट अभी तक नहीं आई है, अगर उनकी मैच्योरिटी डेट कब तक नहीं आई है, जब तक हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे बिल रिसीवेबल जो डिस्काउंटेड है और जिनकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। कैसे बन जाते हैं कि इन फ्यूचर अगर जो भी बिल रिसीवेबल के बदले में हमें पे करने वाला है, जिसके ऊपर बिल लिखा गया था, अगर वो बिल पे करने से मना कर दे बैंक को, अगर वो बिल पे नहीं करे तो बैंक किससे पेमेंट रिसीव करेगा, हमसे। हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है ना बैंक को, और अगर वो बैड डेट से डिक्लेयर हो जाए तो हम ही पेमेंट करेंगे। तो इन फ्यूचर हमारी लायबिलिटी है कि नहीं है, बैंक से जो पैसे हमने ले रखे हैं डिस्काउंट करवा के बिल अराइज हो सकती है। इसी तरीके से अगर कंपनी के ऊपर कोई केस चला हुआ है तो वो केस का रिजल्ट हमारे फेवर में भी आ सकता है और अगेंस्ट भी आ सकता है, वो किसी क्लेम से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर हमारे फेवर में आ गया तो हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं, और अगर हमारे अगेंस्ट आ गया तो हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो वो सारी हमारी आ जाती है कंटीजेंट लायबिलिटी में। अब कल हम डिस्कस कर रहे थे प्रपोज डिविडेंड्स के बारे में। प्रपोज डिविडेंड्स मैंने आपको बताया था वो डिविडेंड है जो डायरेक्टर ने प्रपोज किया है, जिस रेट से डायरेक्टर ने प्रपोज किया है। अब वो फाइनल डिविडेंड कब होगा, जब एनुअल जनरल मीटिंग में इस प्रपोज डिविडेंड को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा शेयर होल्डर के द्वारा, तभी वो हमारा क्या बनेगा, फाइनल डिविडेंड में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही वो फाइनल डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाता है तब तो हमारी वो क्या बन जाती है, एक तरीके की लायबिलिटी बन जाती है, तब तो हमें पे करना है। हो सकता है शेयर होल्डर इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दें, इस प्रपोजल की डिविडेंड रेट इंक्रीज करने का राइट उनके पास नहीं है, लेकिन रिजेक्ट तो हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल भी शेयर होल्डर ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आप बिल्कुल भी डिविडेंड ना डिक्लेयर करो, तो उस केस में फाइनल डिविडेंड तो हमारा बना ही नहीं। अब एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है, एनुअल जनरल मीटिंग हमारी होती है जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएं, नेक्स्ट ईयर में होती है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, और इस एनुअल जनरल मीटिंग में ही प्रेजेंट किए जाते हैं फाइनल अकाउंट भी और प्रपोज डिविडेंड्स भी। तो फाइनल अकाउंट तो हमारे बन चुके हैं, तो इस अकॉर्डिंग जो प्रपोज डिविडेंड है वो हमारा क्या है, फिर कंटीजेंट लायबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि जब तक हमने फाइनल अकाउंट बनाए तब तक तो
हमने पे ही नहीं किया, वो हम पे कर भी सकते हैं और ना भी करें, तो तब तक कुछ कंफर्म नहीं है जब हमने फाइनल अकाउंट बनाए हैं। तो इसीलिए प्रपोज डिविडेंड को माना जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी। तो जब भी आपको रिवाइज हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग प्रपोज डिविडेंड दिखाई दे, इट मीन्स वो आपकी क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी। फाइनल डिविडेंड आपकी लायबिलिटी है। अब प्रपोज डिविडेंड्स अगर आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है तो उस केस में जब आप सरप्लस कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रपोज डिविडेंड्स को आपने लेस नहीं करना है, उसके ऊपर सीडीटी भी आपने फिर नहीं पे करना है, क्योंकि वो आपने अब तक पे नहीं किया। उनको एक सेपरेट से आप कंटीजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट के नोट्स के अंदर शो करोगे, जैसा कि आपकी इस बुक में किया गया। आ गया समझ में हमें क्या करना है? तो कल जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग इसीलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोविज़न अब हमारा इंक्लूड हो चुका है। अब आपकी बुक में देखो सेम ऐसे ही किया होगा, न्यू बुक्स जो आपको दे रखी है, यहाँ देखो इसने जब हम सरप्लस कैलकुलेट करें तो ट्रांसफर टू रिजर्व और इंटरिम डिविडेंड और उसके ऊपर सीडीटी, बस यही लेस किया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड लेस नहीं किया हुआ, ना ही प्रेफरेंस शेयर का और ना ही इक्विटी शेयर का। अब वो इसने अलग से दिखाया कंटीजेंट लायबिलिटी में, कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखा दिया कि हमें ये पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन इजीली। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोला था, ये तीनों क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट उसके बाद है डिविडेंड। डिविडेंड हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका डिविडेंड। हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिविडेंड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन डिक्लेयर करता है और कब वो फाइनल डिविडेंड बनते हैं। अब इस केस में कुछ एक प्रोविज़न दिए गए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट के एज पर सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग हम केवल और केवल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट में से। इट मीन्स कैपिटल में से हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था आपके साथ जब हम इंटरिम डिविडेंड डिस्कस कर रहे थे। अगर इन केस इंटरिम डिविडेंड आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है डायरेक्टर्स के द्वारा, उस केस में उन्होंने पहले ही प्रॉफिट असरटेन नहीं किया, पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो तब तक उन्हें ये नहीं पता कि हाँ प्रॉफिट में से है कि कैपिटल में से है। अगर इन केस कंपनी को लॉस हो जाता है तो वो कैपिटल में से हुआ, तो उस केस में डायरेक्टर उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो जो कैपिटल में से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, फिर डायरेक्टर। और जो डिविडेंड है वो आपका कैश में ही पे किया जाएगा जनरली, या फिर वो यूज किया जाएगा। पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो होती है कैश में, अदरवाइज उसके बाद जो भी पेंडिंग अमाउंट है शेयर्स के ऊपर, उसको फुलफिल करने के लिए, जैसे जो अनकॉल्ड अमाउंट है ना शेयर्स के ऊपर हमने नहीं मंगाया, अगर हम वो मंगवा लेते हैं और फुल्ली पेड करना चाहते हैं तो उस केस में हम डिविडेंड डिक्लेयर करके उसे फुल कर सकते हैं, या फिर बोनस शेयर के रूप में। डिविडेंड किनको पे किया जाएगा? केवल और केवल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को या उसके ऑर्डर पर किसी अदर पर्सन को या बैंक को, जिसका नाम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन से होते हैं? जिनका नाम कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर में दर्ज है, वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, जिनका नाम कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर में दर्ज है। अब कंपनी के पास तो ये इन्फॉर्मेशन है कि जैसे अमित हमारा शेयर होल्डर है, अब अमित अगर वो अपना शेयर होल्डर जो वो होल्ड की वो किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी को देनी पड़ती है। अब कंपनी क्या करेगी, फिर रजिस्टर में अमित के नाम की जगह दूसरे का नाम एंटर करेगी और फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ एक शेयर्स हमारे ऐसे होते हैं जो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जो होल्डर को ही बेनिफिट जहाँ पर मिलता है। जैसे अगर आपके पास शेयर वारंट है तो वो इजीली ट्रांसफरेबल है, उस केस में आपको कंपनी के रजिस्टर में नाम चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर ऐसे शेयर वारंट्स हैं आपके पास, उस केस में डिविडेंड किसको मिलेगा? जो उसको होल्ड किए हुए, जिसके पास डिविडेंड है उसे, जो शेयर वारंट है उसी को डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड जो हमारा हम डिक्लेयर करते हैं वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दोनों के प्रोविज़न को फुलफिल करते हुए ही हम डिक्लेयर कर सकते हैं। दोनों में अगर प्रोविज़न हमने बनाए हुए कुछ तो उनको फुलफिल करना हमें ज़रूरी होगा। उसके बाद डायरेक्टर के पास
एक तरीके का राइट मानो या पावर मानो, या उन्हें शक्ति दी गई है कि वो रेट फिक्स कर सकते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो रेट फिक्स कर सकते हैं और इस रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में। जब ये डिक्लेयर करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी बातें, जब डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो वो प्रपोज डिविडेंड है, और एनुअल जनरल मीटिंग में जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो फाइनल डिविडेंड है। अब उसके बाद यहाँ से मेन हमारा स्टार्ट हो जाता है। डिविडेंड पे करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट बैंक अकाउंट हम ओपन करते हैं। डिविडेंड हमारा पे करने के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। और जैसे ही हमारा फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, जैसे ही हमने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया, विद इन 5 डेज जितनी भी अमाउंट हमें डिविडेंड के रूप में पे करनी है, हम सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। जैसे हमें 1 लाख पे करने हैं डिविडेंड के रूप में, तो हम विद इन 5 डेज डिक्लेयर हो जाने के बाद 1 लाख एक सेपरेट से बैंक अकाउंट ओपन करेंगे डिविडेंड पे करने के लिए। सेपरेट बैंक अकाउंट, डिविडेंड बैंक अकाउंट जिसे नाम दिया जाएगा, उसमें हम डिपॉजिट कर देंगे 1 लाख विद इन 5 डेज, जैसे ही डिक्लेयर हो जाता है। नेक्स्ट प्रोविजन आपका बताया गया है कि अगर इन केस कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है सरप्लस में, और उसके पास कुछ रिजर्व बचे हुए हैं, तो क्या करेगी कंपनी, जैसे कंपनी के सरप्लस अकाउंट में बैलेंस तो है 50,000 और वो डिविडेंड पे कर रही है 1 लाख का, 1 लाख अगर वो डिविडेंड के रूप में पे कर रही है, तो शॉर्टेज कितनी हमारे 50,000 की। तो अगर उसके पास जनरल रिजर्व में बैलेंस है कि अदर किसी रिजर्व में बैलेंस है, तो पहले यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा सरप्लस में, और फिर डिविडेंड पे किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन आपको बताया जाता है कि ये हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं, पेड अप वैल्यू पे दिया जाएगा। जनरली डिविडेंड हम पेड अप वैल्यू पे देते हैं, कुछ एक केसेस में नॉमिनल वैल्यू पे दिया जा सकता है, वो उस केस में आपको स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि नॉमिनल वैल्यू पे ही डिविडेंड आपको पे करना है। अदरवाइज जो पेड अप वैल्यू है, पेड अप कैपिटल है, जैसे फॉर एग्जांपल पेड अप कैपिटल हमारे पास 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर ऑफ rest 10 each and 8 per share is paid। 8 पर शेयर हमारे अब तक पेड है। उस केस में हमारे पास पेड अप कैपिटल कितनी है, 80,000 है कि नहीं। पेड अप कैपिटल तो हमारी 80,000 है, टोटल शेयर की वैल्यू तो हमारी 1 लाख है, लेकिन पेड अप कैपिटल कितनी हमारी 80,000। तो जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा इस वैल्यू पर डिक्लेयर होगा। जैसे अगर हमें 5% डिक्लेयर करना है, तो इस वैल्यू का हम 5% निकाल लेंगे, न कि 1 लाख का। अगर आपको कुछ नहीं कहा गया, अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तब आप इस वैल्यू का यूज़ करोगे। अब हम कुछ प्रोविज़न कर लेते हैं डिविडेंड पे करने के बारे में। जैसा कि अभी आपको बताया कि जैसे ही डिविडेंड हमारा फाइनल डिक्लेयर हुआ, विद इन 5 डे हम एक और बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे मनी। अब इस बैंक से हमें पेमेंट करनी है डिविडेंड की, जितनी भी पेमेंट करेंगे हम अपने जनरल बैंक अकाउंट से नहीं करेंगे, इस बैंक अकाउंट से करेंगे जो हमने सेपरेटली ओपन किया है। लेकिन जब हम CDT की पेमेंट करते हैं, वो हमारे खुद के बैंक से ही होगी। डिविडेंड की पेमेंट इससे होगी, CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से होगी, और डिक्लेयर होने के विद इन 30 डेज आप पे कर दोगे। विद इन 30 डेज आप डिविडेंड पे कर दोगे। जैसे ही डिक्लेयर हुए उसके विद इन 30 डेज आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे डिविडेंड्स की। कुछ एक केसेस में हमारे डिविडेंड क्या रह जाते हैं, अनकॉल रह जाते हैं, शेयर होल्डर हमें मिलते नहीं डिविडेंड रिसीव करने के लिए, जिनके पास शेयर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो आउट ऑफ कंट्री है, उस केस में वो अवेलेबल ही नहीं है कि हम उनको शेयर के ऊपर डिविडेंड प्रोवाइड करवाएं, और उन्होंने ना ही हमसे क्लेम किया है डिविडेंड। तो जैसे ही हमारा 30 डेज का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर होगा, हम वो डिविडेंड जो अभी भी हमने पे नहीं किया, वो हम अनक्लेम डिविडेंड के रूप में ट्रांसफ़र कर देते हैं 7 डेज़ के अंदर, कि ये अब तक नहीं मांगा गया है।
फिर हम क्या करेंगे, 7 डेज ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर वो नहीं मांगा जाता तो हम ये मानते हैं कि ये नहीं मांगेगा, और अगर ये डिविडेंड बाद में 3 ईयर तक अगर मांग लेता है फिर तो कंपनी देगी। 3 ईयर के आफ्टर, 3 साल के बाद कंपनी क्या करती है, इस डिविडेंड को जो अब तक नहीं मांगा गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट में जमा करवा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है ये डिविडेंड जो अब तक किसी ने नहीं मांगा। और वहाँ से कोई भी शेयर होल्डर विद इन 7 ईयर्स तक वो क्लेम कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा के। उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखनी होगी कि मेरा डिविडेंड अनक्लेम था, अब मैं क्लेम कर रहा हूँ। तो विद इन 7 ईयर तो वो रिसीव कर सकता है, लेकिन 7 ईयर के आफ्टर वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा। अगर विद इन 3 ईयर वो क्लेम करता है, क्लेम तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखने से ही करना होगा, लेकिन अगर विद इन 3 ईयर वो क्लेम करता है तो कंपनी के पास रहता है वो पैसा, कंपनी उन्हें पे कर सकती है। 3 ईयर के बाद वो डिपॉजिट करवा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू अकाउंट में, फिर वो वहाँ से क्लेम किया जा सकता है। तो 1-2 प्रोविज़न हमने डिस्कस किए हैं। डिविडेंड डिक्लेरेशन के विद इन 30 डेज आप पे करोगे डिविडेंड को। अगर कोई भी डिविडेंड हमारा पे नहीं हो पाता 30 डेज के अंदर, तो हम उसको विद इन 7 डेज अनक्लेम डिविडेंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, और अनक्लेम डिविडेंड में ट्रांसफ़र होने के 3 ईयर्स के आफ्टर हम उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। तो इसी से रिलेटेड हम जनरल एंट्रियाँ आप डिस्कस करने वाले हैं कि कब कब कौन सी जनरल एंट्रियाँ की जाएंगी। सबसे पहले जब आप डिविडेंड प्रपोज करते हो, इट मीन्स जब शेयर होल्डर डिविडेंड प्रपोज करते हैं, तो उसके लिए कोई एंट्री बनेगी? कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि अब तक प्रपोज ही हुआ है, फाइनल नहीं हुआ। जैसे ही फाइनल होता है डिविडेंड, इट मीन्स जब भी हमारा डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो एंट्री क्या होगी, उसके लिए आपने एंट्री करनी है। फिर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले आपकी डिविडेंड के रूप में क्या हो रही है, लायबिलिटी अराइज हो रही है कि नहीं हो रही? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिविडेंड हम कहां से देते हैं? सरप्लस से। अगर सरप्लस में आपके पास बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले तो आप एंट्री कर दो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सरप्लस। सबसे पहले तो आप ये एंट्री कर दो आपके, अगर सरप्लस में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। अगर सफिशिएंट बैलेंस है फिर हम एंट्री क्या करते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, जैसे ही हमारा फाइनल डिविडेंड हुआ हम एंट्री क्या करेंगे, सरप्लस से हम सरप्लस अकाउंट डेबिट हम कर रहे हैं, उसका बैलेंस हम यूज कर रहे हैं, किस लिए? डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। अब वो हमारा डिविडेंड क्या बन रहा है, कौन सा डिविडेंड बन रहा है? जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हमारा होगा प्रपोज डिविडेंड, उसी डेट को एंट्री 2 होगी हमारी। सबसे पहले प्रपोज होगा और फिर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो सबसे पहले टू प्रपोज डिविडेंड, जितना हमें डिविडेंड पे करना है, उसके बाद उसके ऊपर क्या बनेगा, सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स टू सीडीटी, जो भी वैल्यू हमारी आ जाती है एंट्री हम पहले ये करेंगे। क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है कुछ? अगर कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो, अभी भी रूल हमारे अप्लीकेबल हो रहे हैं। हम सरप्लस में से बैलेंस कम कर रहे हैं इसीलिए उसको डेबिट किया जा रहा है, इनका बैलेंस हम बढ़ा रहे हैं, या ये लायबिलिटी के रूप में हमारी अराइज हो रही है इसीलिए इनको क्रेडिट किया गया है। अब नेक्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, प्रपोज डिविडेंड हमारा फाइनल बन चुका है उसी डेट को, तो इसी डेट को हम एक और एंट्री करेंगे, प्रपोज को हम फाइनल बनाएंगे डिविडेंड पेबल, इस वाले को हम ट्रांसफर कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा टू डिविडेंड पेबल। फाइनल डिविडेंड के लिए वर्ड यूज किया गया डिविडेंड पेबल। ये वाली एंट्री हम कर देंगे, यही की गई है प्रपोज डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। तो जिस दिन हमारा डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा उस दिन ये 2 एंट्रियां होंगी आपकी कन्फर्मली। ये करनी पड़ सकती है आपको अगर आपके सरप्लस में अकाउंट में बैलेंस नहीं है। ये दोनों एंट्रियां होगी जब हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया ना विद इन 5 डेज आपको क्या करना होगा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना होगा
सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक में पैसा जमा करने के लिए एंट्री हम क्या करते हैं, टू कैश। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट से एक दूसरा बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना, दूसरा अकाउंट जिसमें हम पैसे जमा करवा रहे हैं उसे डिविडेंड बैंक अकाउंट का नाम दिया गया है, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम इसमें पैसा जमा करवा रहे हैं। टू बैंक अकाउंट हम बैंक से जमा करवा रहे हैं, तो जिस दिन आप पैसा जमा करवा रहे हो, विद इन 5 डेज आपको जमा करवाना होता है, तो जिस दिन आप पैसा जमा करवा रहे हो उस दिन आप एंट्री क्या करोगे, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने पैसा जमा करवा दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, विद इन 30 डेज पेमेंट करनी है। विद इन 30 डेज जब आप पेमेंट करोगे, एंट्री क्या करोगे, डिविडेंड पेबल के रूप में आपने एक लायबिलिटी क्रिएट की थी अपनी, प्रपोज डिविडेंड को डिविडेंड पेबल आपने बनाया था। डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक, नहीं डिविडेंड बैंक अकाउंट, डिविडेंड बैंक अकाउंट। ये वाली एंट्री आप कर दोगे, यही वाली करवाई गई आपको नेक्स्ट एंट्री, या कुछ और करवा रहा है, यही करवा रहा है ना, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। अब जब हम डिविडेंड पे करें तो एक और चीज़ भी हमें पे करनी होती है, CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। जब हम वो पेमेंट करेंगे CDT अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसे हम जनरल बैंक से ही पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे टैक्स के रूप में लायबिलिटी है। CDT टू बैंक अकाउंट, यहाँ आपने डिविडेंड बैंक नहीं लिखना है, ठीक है। अब जितना आपने डिविडेंड पे किया उसके लिए तो आप एंट्री ये कर चुके हो। अगर आपको डिविडेंड पेबल के रूप में आपकी लायबिलिटी, जैसे मैं मान लेता हूँ आपकी 7 लाख थी, जिसमें से 5 लाख आप क्या कर चुके हो, पे कर चुके हो, तो डिविडेंड पेबल आपने क्रेडिट किया था 7 लाख से, डेबिट आपने किया 5 लाख से, 2 लाख अभी भी बैलेंस है ना उसमें, वो बैलेंस आप विद इन 7 डेज कहाँ ट्रांसफर करोगे, अनक्लेम डिविडेंड के रूप में। तो ये तो डेबिट आपको करना ही करना है क्योंकि इसको आपको खत्म करना है। तो 30 डेज एक्सपायर होने के बाद आप क्या करोगे, डिविडेंड पेबल अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट टू अनक्लेम, वो क्लेम नहीं किया गया, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। जितनी वैल्यू हम अनक्लेम्ड है, जैसे इस एग्जांपल में हमारे 2 लाख है, तो 2 लाख से हम ये वाली एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब विद इन 7 डेज में तो आपने एंट्री ये कर दी, डिविडेंड पेबल टू अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड, दोनों सेम ही बात है। उसके बाद 3 ईयर्स तक आप वेट करोगे। 3 तक अगर आप वेट करते हो, उसके बाद भी वो नहीं क्लेम करता, तो वो किसका राइट बन जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। तो इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे फिर आफ्टर 3 ईयर, अनक्लेम्ड डिविडेंड डेबिट होगा, इसका अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, यहां हम करेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंट। कुछ एक बुक में से डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक अकाउंट लिखा गया, कुछ एक बुक में सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंट। ये वाली एंट्री हम कर देंगे, समझ गए, क्योंकि अब जब हम एक्चुअल में इसे डिपॉजिट करवा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, तब हम एंट्री क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंट डेबिट होगा टू डिपॉजिट कहां से करवाएंगे, डिविडेंड बैंक से, न कि हमारे बैंक से, टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। अब डिविडेंड बैंक अकाउंट में हमने 7 लाख डिपॉजिट किए थे, 5 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2 लाख हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में डिपॉजिट करवा दिए। ये वाली